नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर के इस न्यू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं महेम प्रकाश आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, प्राचीन इतिहास। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्राचीन इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले एक इतिहासकार हुए रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारियाँ इकट्ठा की और हम लोग के सामने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्रकट किया। प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में हम लोग देखते हैं। पुरापाषाण काल 14 लाख BC से स्टार्ट होता है, जो 10,000 BC के आसपास ख़त्म होता है। यहीं से कंटिन्यू मध्य पाषाण काल शुरू होता है 9000 BC से 4000 BC और 4000 BC से 1000 BC के बीच में हमारा नवपाषाण काल है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को दूसरे तरीके से जर्गिनस थॉमसन नामक एक इतिहासकार हुए। आगे चलकर 1820 में इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। इन्होंने पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में प्रागैतिहासिक काल को बांटा है। पाषाण काल क्या होता है कि जिस काल में मनुष्य पाषाण मतलब पत्थर पे अपना जीवन निर्वाह करते थे, अर्थात आग जलाने के लिए पत्थर का यूज़ करते थे, रहने के लिए गुफाओं में पत्थर का उपयोग करते थे, इस तरह से, या हथियार के रूप में भी पाषाण का यूज़ होता था। उस काल को बोलते हैं पाषाण काल। जब मानव धीरे धीरे विकसित हुआ, आगे चलकर एक धातु बनी जो तांबा और टीन के मिश्रण से बना हुआ धातु कांसा कहलाया। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया और तांबा धातु से बना हुआ एक हथियार, जो कुल्हाड़ी के रूप में जानते हैं हम लोग, वो प्रथम हथियार था जो धातु से निर्मित था। तो इस प्रकार से सवाल आता भी है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया। तो किस धातु का प्रयोग किया है? तो तांबा धातु का। और सबसे पहले बनाया गया हथियार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। ओके। तो कांस्य युग में मनुष्य कांसा पर अपना जीवन निर्वाह स्टार्ट किया, कांस्य की प्रतिमाएं बनाना स्टार्ट किया। कांस्य के अनेक प्रयोग मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लौह युग, जिसमें लोहा धातु की खोज हुई, जो करीब 1100 BC के आसपास लोहा धातु का आविष्कार हुआ है। लोहा धातु के आविष्कार होने से कृषि में बहुत अत्यधिक रूप से विकसित हुआ कृषि, और बड़े दूर तक हमारा जो मानव सभ्यता था उसका विकास हुआ, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो इस प्रकार लोहा के बारे में भी सवाल अगर पूछा जाए वस्तुनिष्ठ में, तो लोहा धातु 1100 BC के आसपास खोजा गया है। ठीक है। बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल, जो 3 भागों में बटा हुआ है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव जो उस समय रह रहा था वो पढ़ना लिखना ये सब नहीं जान रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव सभ्य नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके। तो पुरापाषाण काल जो है, इसका विस्तार भारत के दक्कन का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र और नदी घाटी का जो भी क्षेत्र है, और उत्तर भारत में हमारा तराई क्षेत्र है। अब यहाँ नदी और तराई दोनों नदी से रिलेटेड है, क्योंकि मानव जहाँ भी रहना स्टार्ट किया है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: जल, जंगल और
जमीन अर्थात भूमि। ये तीन चीज़ जहाँ उपलब्ध होगा मानव का विकास स्वतः होने लगेगा। तो इन क्षेत्रों में जल, जंगल और ज़मीन पर्याप्त मात्रा में थी, इसलिए इन क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल में जो मानव रहा करते थे वो इन क्षेत्रों में ज़्यादातर रहते थे। इस काल में मनुष्य मुख्य रूप से शिकार और जो खाद्य होता था, जो खाने योग्य चीज़ें होती थी, उसका संग्रह करके रख कर उसी पर जीवन अपना निर्वाह करते थे। ओके, अब इन काल का बहुत सारे चीज़ों का अवशेष हमारा मिला है। चूँकि प्राग ऐतिहासिक काल हमारा पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है, तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सोहन नदी की घाटियाँ सबसे प्रमुख है, जहाँ से पूरा पाषाण काल के अवशेष बहुत सारे मिले हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा भीमबेटका नर्मदा नदी की घाटियों में, जहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ओके, इसके अलावा बिहार के सिंहभूम में भी हमारा पूरा पाषाण काल का अवशेष मिले हैं। मिर्ज़ापुर में तीनों काल अर्थात मध्य, नव और पूरा, ये तीनों काल के औजार के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन पूरा पाषाण को दो चरणों में विभाजित किया गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल में ही जो हमारा मनुष्य है, जो वर्तमान स्वरूप हमको देखते हैं, उसका आविर्भाव यानी कि उसकी झलक हमें देखने को मिलती है इस काल में। ओके, इस काल में ही आग का खोज हुआ, पत्थरों को रगड़ने से आग उत्पन्न होता है। इस काल में मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया, आग की खोज हो गई थी और आग का यूज़ मांस को पकाने, प्रकाश और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए भी आगे मनुष्य करता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। इस काल के औजार मुख्य रूप से पत्थर, चूँकि पाषाण काल है तो पत्थर के ही औजार अत्यधिक मात्रा में मिले हैं, जिसमें तराशा हुआ पत्थर, शल्क, ब्लेड इत्यादि अनेक सारे हथियार हैं जो शिकार करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग होते थे, लकड़ी के काटने के लिए भी प्रयोग होते थे। इस काल का जीवन अस्थायी जीवन था, लोग एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहते थे और एक साथ ज़्यादा लोग भी नहीं रहा करते थे। ज़्यादातर एक साथ एक परिवार के लोग ही होते थे, जिसमें मुख्य रूप से 24 से 100 लोग का एक समूह होता था, जो एक ही परिवार से संबंधित हुआ करते थे। ओके, अब मध्य पाषाण काल को हम लोग देखते हैं कि यह काल में विस्तार राजस्थान, यूपी, मध्य भारत, पूर्वी भारत आदि क्षेत्रों में हुआ। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के जो नदी घाटियाँ हैं उन क्षेत्रों में भी विकास हुआ, वहाँ भी लोग जाकर रहने लगे, बसने लगे। इस काल में भी जीवन शिकार और खाद्य संग्रह पे ही निर्भर करता था और लोग इसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। आगे चलकर मध्य पाषाण काल के अंतिम दिनों में कृषि की खोज हुई, कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई। ओके, इसमें हमारा जो प्रमुख स्थल है जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें आदमगढ़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और हमारा गुजरात में पशुओं की हड्डी जो लंगनाज एक जगह है गुजरात में, वहाँ से पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं अलग अलग काल की। औजार के रूप में हम लोग वेधक, तक्षिणी, सूक्ष्म पत्थर इत्यादि को हम लोग देखते हैं। सब जो भी हथियार जो मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो सारे हथियार हमारे औजार पाषाण के ही बने हुआ करते थे। इस काल में लोग आग पर नियंत्रण करना सीख लिए थे, आग को काबू करना सीख लिए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो आग का कुशल प्रयोग करना जान गए थे। इस काल में भी अस्थायी निवास के रूप में ही ज़्यादातर ये देखा गया है। समाज भी अब परिवार से थोड़ा सा बढ़ गया था, कबीला के रूप में लोग रहना स्टार्ट किए थे।
चूँकि कृषि स्पष्ट स्वरूप तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है वो करीब करीब 7000 BC के आसपास की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंतिम दिनों में कृषि करना लोग जान गए थे, छोटे स्तर पे ही कृषि करना शुरू कर दिए थे। नवपाषाण काल में जो क्षेत्र विकसित हुए वो ज़्यादातर पूर्वी भारत के बिहार, उड़ीसा, आसाम, इन क्षेत्रों में मैदानी इलाका अत्यधिक है। मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कृषि कार्य किया जा सकता है। कृषि पर ही पशुपालन पूरी तरह निर्भर है। तो इस प्रकार विस्तार क्षेत्र ज़्यादातर बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में हुआ। कश्मीर में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे नवपाषाणकालीन बस्तियाँ मिलती है। दक्षिण में भी आपको कुछ नवपाषाणकालीन बस्तियाँ प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी मिली है। इस काल में चूँकि कृषि पूरी तरह से लोग जान गया था कृषि कार्य करना, तो कृषि जिसमें खाद्य उत्पादन करना लोग जान गए थे, कृषि करना शुरू कर दिए थे, और पशुपालन भी बहुत अच्छी संख्या में किया करते थे। इसमें मुख्य रूप से जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है बुर्जहोम, जो कश्मीर में है। बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान, जहाँ पे कश्मीर के गर्तवास में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। गर्तवास का अर्थ है गड्ढा में रहने वाले जगह, जहाँ पे गड्ढे में लोग रहा करते थे, उसको गर्तवास बोलते हैं। दक्षिण में ब्रह्मगिरी, मास्की, पूर्व में चिरान जो बिहार का इलाका है, मेहरगढ़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मेहरगढ़ जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। औजार के रूप में स्लेट, स्फटिक, ये सब औजार देखने को मिलते हैं। खोज में पहिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहिया की खोज हमारा कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। और कृषि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ से बनने वाला है। इस काल में ग्रामीण जीवन की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं निवास करते थे जहाँ पर कृषि होता था, यानी खेत के आसपास ही छोटा छोटा घर बनाकर ही रहा करते थे, जिसको ग्रामीण जीवन के रूप में देखते हैं, ग्रामीण जीवन की शुरुआत मानते हैं। अब जरा एक बार गौर करते हैं कि इन 3 भागों में से कौन कौन सवाल इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ के लिए, उसको देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो है जीवन का आधार, यानी शिकार और खाद्य संग्रह। उसके बाद भीमबेटका चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। दूसरा आग, सबसे इम्पोर्टेंट आग, इस काल का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, शिकार, खाद्य संग्रह और आग, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में से एक सवाल आता है, जीवन का आधार क्या था? तो शिकार और खाद्य संग्रह ही जीवन का मुख्य आधार था। और आग पे नियंत्रण, ये सवाल अभी तक आया नहीं है, बस आपको जानने के लिए है। नवपाषाण काल से ज़्यादातर सवाल आया है, जो पहिया, कृषि और पशुपालन। इस काल में एक और सवाल आता है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर। तो आप लोग जानते हैं इसका जवाब, वो है कुत्ता। कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया है। ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इस सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ज़रूर मिलेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मोटा मोटी आपको 4-5 सवाल अधिक से अधिक बनता है। 4 से 5 सवाल जो एग्ज़ाम में आता है। आपके एग्ज़ाम में इस काल से 1-2 सवाल हो सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये शुरुआती तैयारी में। तो इसमें आप 5 क्वेश्चन
मान के चलिए कि आपका रेडी है। इसको बस रिवीजन करते रहिएगा, बुक्स वगैरह पढ़िएगा। ओके, आज के टॉपिक से 2 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको दिया है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी सोना। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दूसरा सवाल है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कोल्डी हवा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी अतिरपक्कम और डी मेहरगढ़। तो आज का सेशन से ये 2 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको दिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बना सकते हैं। अगर आपको आज के क्लास से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आपको नज़र आती है, कोई किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दें और इन दोनों सवालों का जवाब ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।